नमस्कार दोस्तों, 16 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़, व्हाट्सएप पॉलिसी, इंडियंस एप्रीहेंसिव अबाउट प्राइवेसी सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी वाला इशू आया था, उसके चलते आपकी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब ने क्या बोला कि भैया इंडियंस को ग्रेव एप्रीहेंशंस है अबाउट देयर प्राइवेसी फ्रॉम फेसबुक एंड व्हाट्सएप। देखिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी ये जो कंपनीज हैं वो हमारी लाइफ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। आपको जितना आपके बारे में नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा गूगल आपके बारे में जानता होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे बोबड़े साहब क्या बोल रहे हैं? बोबड़े साहब एक्चुअली में एक 3 जज बेंच को हेड कर रहे थे और ये उन लॉयर्स को एड्रेस कर रहे थे जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोला बोबड़े साहब ने? People have grave apprehensions about loss of privacy. You may have a 2 or 3 trillion dollar company, but people value their privacy more. It is our duty to protect people's privacy. यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि हम लोगों की प्राइवेसी को बचाएं। बात हो रही है उस प्राइवेसी पॉलिसी को जिसको व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को रिलीज किया था। इस पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप को इतना नुकसान हुआ, जाने हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया और सिग्नल और टेलीग्राम जैसी एप्स को इंस्टॉल कर लिया। बेसिकली ये पॉलिसी ऑप्ट आउट पॉलिसी को हटाती थी। देखिए, व्हाट्सएप के यूजेज को अगर आप देखोगे तो आपको व्हाट्सएप में कोई ऐड नहीं नजर आता होगा। तो बहुत सारे समय पे आपने ये सोचा होगा कि यार व्हाट्सएप इतना हैवी प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस पे शेयर होती है, इसके सर्वर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी, तो पैसा कहाँ से आ रहा है फेसबुक का इसको मेंटेन करने का? जी सही बात है, पैसा नहीं आ रहा था। तो उससे पैसा कमाने के लिए व्हाट्सएप के डाटा को फेसबुक से शेयर करने की बात की जा रही थी। क्योंकि फेसबुक पे प्रॉपर फेसबुक एड्स चलते हैं, तो अगर व्हाट्सएप के डाटा को फेसबुक के साथ शेयर कर लेता है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस फेसबुक के पास पहुंच जाएंगी और उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से फेसबुक ऐड सर्व कर सकता है। तो ऐड फेसबुक पे ही सर्व होंगे, बट कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के डाटा का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंपनी पैसा कमा लेगी। इस पे लोगों को प्रॉब्लम होगी और लोगों ने बोला है कि व्हाट्सएप पे हमारा जो डाटा है वो आप कहीं पे भी शेयर मत करिए। आप अगर हमारा डाटा शेयर कर रहे हो तो आप हमारी प्राइवेसी को वायलेट करते हो। तुम्हारे ऐड चले ना चले, तुम्हारी कमाई हो ना हो, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो फ्री में चाहिए सर्विसेज। सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप अभी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से उनको कम्पीट करना है। आगे आने वाले समय में सिग्नल और टेलीग्राम भी अपने आप को मोनेटाइज करेंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ये कोई धर्म पाठ में काम नहीं कर रहे हैं। सबका काम, सबका प्रॉफिट मोटिव, अल्टीमेटली सबका मोटिव पैसा कमाना ही है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए ठीक है, पहले जो इस पॉलिसी की डेडलाइन थी कि व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, ये 8 फरवरी तक थी। तो आपसे बोला गया था कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी के लिए इसको बढ़ा के 15 में कर दिया गया। जब लॉयर से पूछा गया कि भाई, फेसबुक और व्हाट्सएप के लॉयर से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, तो फेसबुक और व्हाट्सएप के लॉयर्स ने बोला कि देखिए, हम ना यूरोपियंस को और ना इंडियंस को अलग अलग ट्रीट नहीं करते। यूरोप में एक रेगुलेशन है जिसका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप का क्या बोलता है कि व्हाट्सएप का डाटा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ शेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव्स सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि अगर इंडिया की पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम कानून लेके आती है जहां पे उनके व्हाट्सएप के डाटा को किसी और सोशल मीडिया के साथ नहीं शेयर किया जाएगा, तो हम भी शेयर नहीं करेंगे। अभी के लिए तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है ना। तो अभी के लिए अगर आप यूरोप को हटा दो, तो ये जो डाटा पॉलिसीज हैं, ये जो डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट यूरोप। यूरोप में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यूरोप में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लगे हुए हैं। इंडिया भी रेगुलेशन ले आएगा तो हम इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बट अभी के लिए तो हमको इंप्लीमेंट करने दीजिए। अभी तो आपकी पार्लियामेंट कोई नियम कानून भी ऐसा लेके नहीं आई है। तो ये बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट और किसके बीच में? व्हाट्सएप फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। इसमें आगे क्या होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली एडिटोरियल डिस्कशन, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप हेल्प कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस के लिए मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, बजट के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है और जब भी बजट के ऊपर डिस्कशन चलता है, जो भी इंपॉर्टेंट सरकार की स्कीमें होती है उनके बारे में हल्का फुल्का रिवीजन आ जाता है। एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है
जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। 2007-8 में इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लगाया गया था और अब तक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे सरकार परस्यू कर रही है। कांग्रेस के एरा का लॉ है ये, बट हमारी प्रेजेंट सरकार इस लॉ के इंपॉर्टेंस को समझती है। क्या इंपॉर्टेंट है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में? तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है। किसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है? तो चावल, गेहूं, दालें। किसके थ्रू? तो जो एरिया जिसमें ये प्रोडक्शन होता है उस एरिया को बढ़ाना, उस एरिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, तो प्रति हेक्टेयर ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो इस बात की कोशिश करना, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना। तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के ज़मीन बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है ना। एक्सेस पानी डाल के सॉइल की जो क्रिएटिविटी है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ख़राब नहीं करना है। समय समय पे चेक करते रहना कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है। फर्टिलाइजर को एक अप्रोप्रिएट मिक्स में देना, तो सिर्फ यूरिया ही नहीं डालना है, म्यूरेट ऑफ पोटैश और डाइअमोनियम फॉस्फेट भी डालना है। फिर भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, फार्म लेवल इकोनॉमी को एनहांस करना, ये सब काम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर 2014-15 से कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड किया गया। कोर्स सीरियल्स मतलब कि मिलेट्स जैसी जो कोर्स सीरियल क्रॉप्स होती हैं, इनको उगाने के लिए ज्यादा पानी, ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। ये ड्रायर और टफर कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो 12वें 5 ईयर प्लान के दौरान भी इस मिशन को कंटिन्यू रखा गया। ठीक है भाई, ये 12वां 5 ईयर प्लान चला 2012 से लेकर 2017 तक। तो 2007-8 से 2012 तक तो चली स्कीम, 2012 से लेकर 2017 तक भी चली। 2007-8 से लेके 2012 तक तो चली ये स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। 2012 से लेकर 2017 तक भी स्कीम को कंटिन्यू रखा गया और यहाँ पे कुछ टारगेट्स बढ़ाए गए। जैसे कि एक टारगेट बोला गया कि 25 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स को और पैदा किया जाएगा। इस 25 मिलियन टन्स ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन्स में 10 मिलियन टन चावल होगा, 8 मिलियन टन गेहूं होगा, 4 मिलियन टन दालें होंगी, 3 मिलियन टन कोर्स सीरियल्स होंगे। यह बोला गया कि 2017 तक 25 मिलियन टन का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगा, जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन पल्सेस और 3 मिलियन टन कोर्स सीरियल्स। 2017 में 12वां 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। उसके बाद भी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को आगे बढ़ाया गया और बोला गया कि 13 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करेंगे 2017-18 से लेकर 2019 के बीच में। इस 13 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स में से 5 मिलियन टन राइस होगा, 3 मिलियन टन व्हीट होगा, 3 मिलियन टन पल्सेस होंगी और 2 मिलियन टन न्यूट्रीकम कोर्स सीरियल्स होंगे। तो कुल मिला के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात की जाए तो सरकार ने इसको बहुत प्रोएक्टिवली परस्यू किया है और उसके अंदर बहुत सारे सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एनएफएसएम राइस, एनएफएसएम व्हीट, एनएफएसएम पल्सेस, एनएफएसएम कोर्स सीरियल्स, एनएफएसएम न्यूट्री सीरियल्स और एनएफएसएम कॉमर्शियल क्रॉप्स सब हैं। इसको 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहां पे अगर और बात की जाए तो इस एनएफएसएम में क्लस्टर में डिमॉन्स्ट्रेशंस होता है। मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, क्रॉप्स को कैसे उगाना है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए 80 हेक्टेयर एरिया को आइडेंटिफाई किया गया और इस 80 हेक्टेयर एरिया में 2014 से लेकर 2015 तक फार्मर्स को दिखाया गया कि कैसे राइट व्हीट और पल्सेस और कोर्स कम न्यूट्री सीरियल्स को उगाना है। इस मिशन के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के सीड डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया गया, फार्म मशीनरी रिसोर्सेस को अवेलेबल कराया गया, कंजर्वेशन मशीनरी टूल्स को अवेलेबल कराया गया, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स अवेलेबल कराए गए, प्लांट प्रोटेक्शन के तरीके बताए गए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का तरीका, क्रॉपिंग सिस्टम के ट्रेनिंग दी गई फार्मर्स को। ये सब चीजें यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिव लेवल से करी गई हैं किसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। फिर यहाँ पे हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले ऑब्जेक्टिव को भी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ जोड़ा गया। 2,74,600 पंप सेट बांटे गए, 1,26,967 स्प्रिंकलर्स बांटे गए, 764 लाख मीटर्स ऑफ वाटर कैरिंग पाइप्स को लगाया गया फार्मर्स के बीच में फ्रॉम 2014-15 टू 2019-20 नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इज पुटिंग इट्स मैपिंग जियोस्पैटियल डाटा अवेलेबल फॉर जनरल यूज। देखिए, इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि इनके पास जो भी जियोस्पैटियल डाटा और सर्विसेज अवेलेबल है जिसमें मैप्स इंक्लूडेड है इंडिया के पूरे जियोग्राफिकल लैंडस्केप के, इसको सरकार पब्लिक डोमेन में रिलीज करेगी।
वैसे तो अगर आप बात करो यूएस के गूगल अर्थ की, यूएस के जीपीएस सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया के मैप्स को पब्लिश कर रखा है। आप गूगल अर्थ पे जाके इंडिया में किसी भी लोकेशन को देख सकते हैं। एक प्रॉपर मैपिंग करके रखी है इंटरनेशनल। इवन जो आई मैप्स होते हैं, आईफोन में जो मैप्स होते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं मैपिंग हो रखी है। और कुछ मैपिंग हमारी देश की सरकारी एजेंसीज भी करती हैं, जिसको हेड करता है इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जितनी भी मैपिंग इस डिपार्टमेंट ने करी है, जिसमें जियो स्पैटियल डाटा और सर्विसेज अवेलेबल हैं, मैप्स अवेलेबल हैं, इनको अब रेगुलेट नहीं किया जाएगा। इनको इनके प्रयोग को अभी के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। फ्री नहीं है, अगर आपको इनको इस्तेमाल करना है तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप इनको अवेलेबल कर सकते हो, ये आपके यूज के लिए अवेलेबल होंगे। जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2016 है। इस एक्ट के अंदर जो भी मैपिंग डाटा अवेलेबल है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, इसको यूज करने के लिए पहले कंपनीज और इंडिविजुअल्स को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल होगा। इस जियो स्पैटियल डाटा में क्या क्या मिलेगा? तो भाई नेचुरल और मैन मेड जो भी फिजिकल और इमेजिनरी फीचर्स हैं, बाउंड्रीज रिवर्स की, ठीक है, स्टेट्स की, नेचुरल फिनोमिना, मोबिलिटी डाटा, वेदर पैटर्न्स, ये सब आपको पता चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जियो स्पैटियल डाटा के ऊपर एक वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊं। इस चीज को अलग से समझाना बहुत जरूरी है। यहां पे एक छोटे से करंट अफेयर्स की वीडियो में शायद आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, कि मैपिंग इंडस्ट्री को लिबरलाइज करने से और डेमोक्रेटाइज करने से जो एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स हैं, इनको और इंप्रूव किया जा सकता है, इनमें और इनोवेशन लाया जा सकता है। और रिसेंट में जो मैप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे मैपिंग इकोसिस्टम में, उसके प्रयोग से, मॉडर्न जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजीज के प्रयोग से कहीं ना कहीं बिजनेसेस को और डेवलप किया जा सकता है। ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन लोगों के अंदर पहुंचाया जा सकता है, और इंटरनेट जो टेक्नोलॉजीज है ना, उनको और इवॉल्व किया जा सकता है, उनको और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पे मैपिंग टेक्नोलॉजी, एरियल व्हीकल्स, मोबाइल मैपिंग सिस्टम, लिडार और रडार सेंसर्स, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के चलते जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाई जाएगी, जो कि लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में बहुत मदद करेगी। ठीक है भाई, अभी के लिए हम लोग फॉरेन सोर्सेज पे डिपेंडेंट है मैपिंग टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीपीएस, ओला की तो पूरी सर्विस ही जीपीएस के दम पे चलती है। इंडियन मैपिंग डाटा रिलीज होगा और कहीं ना कहीं जो इंडियन जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे कि जोमेटो, उबर, ओला, ये सब जब इंडियन मैपिंग को इस्तेमाल करने लगेंगे तो हो सकता है इनकी सर्विसेज में और इंप्रूवमेंट आए, ऐसा बोला जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, लेदर बैक टर्टल्स नेस्टिंग साइट्स इन डेंजर। अब रिसेंटली दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टूरिज्म और पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट पॉलिसीज लाने की बात की जा रही है। अगर आप बात करो तो दो जगहों की यहां पे बात हो रही है। एक तो लिटिल अंडमान आइलैंड की बात हो रही है, ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात हो रही है। ये अंडमान एंड निकोबार का नक्शा है, यहां पे आपको लिटिल अंडमान आइलैंड नजर आ रहा है और ये बिल्कुल साउथ में आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड नजर आ रहा है। और जिस जानवर की यहां पे बात हो रही है वो ये है लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग एट वेस्ट बे लिटिल अंडमान। ये लेदर बैक टर्टल की फोटो है। तो बेसिकली यहां पे जो सरकार है, सरकार ने अनाउंस किया है कि भाई हम लोग दो बीचेस, दो नेस्टिंग बीचेस हैं जहां पे, वहां पे टूरिज्म सर्कल्स को डेवलप करेंगे। लिटिल अंडमान आइलैंड्स में टूरिज्म सर्किट को बनाने का प्लान है सरकार का, और ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का आइडिया है सरकार का। तो नीति आयोग का एम्बिशियस टूरिज्म विजन है फॉर लिटिल अंडमान, और एक मेगा शिपमेंट पोर्ट बनाने की बात हो रही है गैलेथिया बे ऑन ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार कहां पे है? तो ग्रेट निकोबार यहां पे है। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, यहां पे ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके चलते जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको डर लग रहा है कि जो जाइंट लेदर बैक टर्टल है, इसको कुछ नुकसान हो सकता है। जाइंट लेदर बैक टर्टल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत हद तक नेस्ट करते हैं। अगर आप बात करो जाइंट लेदर बैक टर्टल की, तो जो सी टर्टल की जो 7 स्पेशीज हैं उसमें सबसे बड़े हैं ये जाइंट लेदर बैक टर्टल। ठीक है भाई, सबसे लॉन्ग रेंजिंग है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन को आप छोड़ दो तो सारे ओशंस में ये जाइंट लेदरबैक टर्टल आपको मिलते हैं। इंडियन ओशन में बहुत हैवी तादाद में इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जाइंट लेदरबैक टर्टल्स अपनी नेस्टिंग करते हैं।
अगर आप बात करो इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इन जायंट लेदरबैक टर्टल को जगह मिली है, मतलब इनको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। और जो भी सर्वे कंडक्ट कराए गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पास्ट 30 सालों में, उससे यह पता चला है कि भैया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है इन जायंट लेदरबैक टर्टल्स की ग्लोबली। और लिटिल अंडमान और गलथिया के ये जो बीचेस हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं ये जायंट लेदरबैक टर्टल। तो अगर टूरिज्म इन इलाकों में डेवलप किया जाता है, अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड की गैलेथिया बे में एक पोर्ट डेवलप किया जाता है, तो इन जायंट लेदरबैक टर्टल्स को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक इशू बायोडाइवर्सिटी को और एनवायरनमेंट को लेकर निकल के आ रहा है, तो वो मैंने आपके लिए कवर किया। आज की फाइनल न्यूज, नाइजीरियाज ओकोन जोई वियाला अपॉइंटेड डब्ल्यूटीओ हेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। नाइजीरिया की नगोजी ओकोनजो इवाला को मंडे को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 66 साल की हैं, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया डब्ल्यूटीओ का। 164 मेंबर्स की जो बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने मिलके इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है। जो बाइडेन ने इनकी डायरेक्टर जनरलशिप को कहीं ना कहीं एंडोर्स किया है। और कहीं ना कहीं पहले जो ट्रंप थे, ट्रंप साहब इनके अपॉइंटमेंट को रोक रहे थे। अब जो ट्रंप अपॉइंटमेंट को रोक रहे थे नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजी-इवेला को, इसको क्लियर कर दिया जो बाइडेन ने। कहीं ना कहीं जो बाइडेन अब ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के साथ यूएस कोऑर्डिनेट करके काम चलेगा। पहले तो यूएस ने डब्ल्यूटीओ के काम करने के तरीकों को वर्चुअली ब्लॉक कर रखा था। डब्ल्यूटीओ में नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा था यूएसए। डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी में चूंकि जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी यूएस की वजह से, तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं और जो एक्सटेंडेड ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, जो कि बहुत लंबे से समय पे चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट अप्रोच को इवॉल्व करने लगे थे और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के जुरिडिक्शन को मान ही नहीं रहे थे। जो बाइडेन ने चीज़ों को बदला है, तो आगे आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ के अपीलेट बॉडी में जजेस के अपॉइंटमेंट भी होंगे और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ में बैठ के यूएस नेगोशिएट भी करने की कोशिश करेगा। यूएस ने जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दिया था, इस ट्रेड वॉर को डब्ल्यूटीओ ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यूएस माना नहीं। यूएस ने बोला कि ये जो डब्ल्यूटीओ की हैंडलिंग है इंटरनेशनल बिजनेस को, ये बहुत बेकार हैंडलिंग है। यूएसए चाइना की स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी को रोक नहीं पाता है। सॉरी, यूएस का ये इल्जाम था डब्ल्यूटीओ के ऊपर कि ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना की स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी को चेक नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं अगर यूएस ऐसी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करे जो कि अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो सैंक्शंस नहीं लगाने देता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यूएस का साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है। चाइना जैसी एक्सप्लॉयटेटिव कंट्रीज का जो कि गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, उनका सपोर्ट करता है डब्ल्यूटीओ। तो इसके चलते डब्ल्यूटीओ को धमकी दे दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि यूनाइटेड स्टेट्स डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाएगा। हालांकि अब जब बाइडेन आ गए हैं, तो डब्ल्यूटीओ में रहने वाला है यूएस और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशंस करने की कोशिश करेगा यूएस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को छोड़ देगा यूएस, ठीक है ना भाई। तो डब्ल्यूटीओ एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करता है। डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं और इन एग्रीमेंट्स के हिसाब से डब्ल्यूटीओ दुनिया भर की कंट्रीज के करता है कि आप ये करिए, आप वो करिए। अगर आपने मेरी बेसिक एनसीईआरटी की वीडियोस देखी हैं, तो वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि बहुत लंबे समय तक डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग के ऊपर डब्ल्यूटीओ को बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज भी किया है। ऐसा बोला गया है कि डब्ल्यूटीओ बहुत अनफेयर प्रकार से काम करता है। डब्ल्यूटीओ डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में काम करता है और जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट बात करता है। जो बहुत हाई ट्रेड वॉल्यूम वाले देश हैं उनको डब्ल्यूटीओ सपोर्ट करता है, और जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं उनके मार्केट को अनफेयर तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और हाईली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खोलने की कोशिश करता है। तो डब्ल्यूटीओ के ऊपर बहुत से इल्जाम है, इसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।